नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों कहा कि ये लोग डरते हैं दलित और मुसलमानों से, यानी कि दलित और मुसलमान अगर एक साथ आएं तो इन लोगों को डर क्यों लगता है। आखिरकार कौन हैं ये लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पटना में विपक्ष इकट्ठा हुआ। कल पूरा दिन पटना सुर्खियों में रहा। वहाँ पर राजनीतिक हलचल ज़ोर शोर से रही। मीडिया में छाई रही कल की बैठक। इस बैठक में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत लगभग पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ, सिवाय बसपा सुप्रीमो मायावती, ओवैसी और जयंत चौधरी के। इसके साथ साथ कांग्रेस ने इस बैठक में मुख्य भूमिका निभाई। अब ऐसे में ओवैसी को न बुलाया जाना, बसपा सुप्रीमो मायावती को न बुलाया जाना, ये किस बात का संकेत है, किस बात की ओर इशारा करता है। क्या इन लोगों को दलितों का और मुसलमानों का वोट और सपोर्ट नहीं चाहिए? क्या ये मुसलमानों और दलितों के बिना लड़ पाएंगे 2024 का लोकसभा चुनाव? आखिरकार क्या सोच करके इन लोगों ने इन दोनों की उपेक्षा की है, अनदेखी की है? यही सवाल उठाया है अमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी ने। उनका कहना है कि ये लोग डरते हैं दलित और मुसलमानों के एक साथ आ जाने से, और इन लोगों को लगता है कि ये लोग दलितों के बिना और मुसलमानों के बिना, उनके सपोर्ट के बिना क्या बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये लोग यानी कि कांग्रेस, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, साथ ही साथ बीजेपी, ये सभी नहीं चाहते हैं कि दलित आगे बढ़े, मुसलमान आगे बढ़ें और आदिवासी आगे बढ़ें और उनकी किसी भी तरीके की राजनीतिक भागीदारी बढ़े या फिर वो मजबूत हो या उनका सशक्तिकरण हो। ये उन्होंने साफ तौर पे कहा है। क्या कुछ कहा है ये मैं आपको अपने वीडियो के अंत में सुनवाऊंगी, आप देखिएगा और सुनिएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आया और इन्होंने ओवैसी को और बसपा सुप्रीमो मायावती को एक तरफ कर दिया, जयंत चौधरी अपनी मर्जी से इसमें शामिल नहीं हुए। उनका अपना अलग एजेंडा चल रहा है, उस पर मैं कई बार बात कर चुकी हूँ, आगे भी करती रहूँगी जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल आज बात करेंगे ओवैसी की और बसपा सुप्रीमो मायावती की कि इन दोनों को ही इस बैठक में नहीं बुलाया गया था, दोनों ही इस बैठक का हिस्सा नहीं बने। अब दलितों के बिना, मुसलमानों के बिना न जाने ये लोग कौन सा गठबंधन तैयार कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई चुनाव हो और उसमें मुसलमानों की भागीदारी ना हो या फिर दलित वोटर्स की भागीदारी ना हो? दलितों के वोट के बिना और मुसलमानों के वोट के बिना क्या ये विपक्ष जो है ये मजबूत स्थिति में आ पाएगा? सोचने वाली बात है। इनसे इतना परहेज क्यों? ओवैसी को ये लोग कम्युनल बताते हैं। तो ओवैसी ने यही सवाल उठाया है। उन्होंने सीधे कहा है कि क्या शिवसेना जो है वो सेकुलर है? अगर हम कम्युनल हैं तो क्या वो सेकुलर है? जिस तरीके से शिवसेना की हर मामले में भूमिका रहती है या अतीत में रही है वो सब जानते हैं, और उसकी जो एक छवि है शिवसेना की उससे भी सब परिचित हैं। तो फिर सारा इल्ज़ाम ओवैसी पर ही क्यों? और दलितों की अनदेखी करके इस विपक्ष ने पता नहीं क्या साबित करना चाहा है, और इस बैठक से क्या कुछ निकल के सामने आया है। सिर्फ अभी तक एक स्टेटमेंट जो मैं समझ पाई हूँ ये कि हम सब मिलकर काम करेंगे। अरे क्या काम करेंगे आप मिल करके, जिसमें दलित और मुसलमान ही नहीं होंगे? अब जब दलित और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे आपके साथ,
तो फिर आप पिछड़ों को या फिर दूसरी बिरादरियों को लेकर कैसे आएंगे? क्या सिर्फ सवर्ण वोट से आप लोकसभा इलेक्शन में चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का सवर्ण वोट बैंक है अच्छा खासा, उसको तो खुद नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। और दलित जो बचते हैं, जिसमें अगर हम नॉन जाटव छोड़ दें, सॉरी जाटवों को छोड़ दें, जितने भी नॉन जाटव हैं वो तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, तो उनका आप क्या गिनती कर रहे हैं? उनका कौन सा वोट बैंक? अगर आप ये सोचते हैं कि जो सिर्फ सवर्ण वोट बैंक है उसके सहारे आप नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे पाएंगे, तो ये लगभग असंभव है। जब तक मुस्लिम आपके साथ नहीं होगा, जब तक उसके साथ दलित नहीं होगा, आप किसी भी तरीके की, आप समझ लीजिए, चुनौती बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराना तो बहुत दूर की बात है। तो ये सपना ही रह जाएगा। जिस तरीके से ये छोटे छोटे जितने भी सब हैं इस समय जुटे हुए थे कल, अब इसमें सरदार की भूमिका जो है वो मुझे कांग्रेस निभाती हुई दिखाई दी। अब कांग्रेस ने क्यों दूरी बनाई हुई है बसपा सुप्रीमो मायावती से और ओवैसी से, ये तो नहीं पता। हालांकि ओवैसी का साथ आ पाना कांग्रेस में मुझे ये बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन वही बात है ना कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मैं हर बार कहती हूँ, आज फिर कह रही हूँ, किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट अभी से देना किसी पार्टी के बारे में कि क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी, कौन किसके साथ आएगा, अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी आप देखिएगा, अभी ताश के पत्तों की तरह सब फेंटे जाएंगे और क्या कुछ निकल के आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने फिलहाल कल की जो बैठक हुई है उसमें ओवैसी और मायावती दोनों की अनदेखी की है, यानी कि दलितों की और मुसलमानों की अनदेखी जो की है, ये मन में सोच करके कि ओवैसी तो कम्युनल हैं और जो दलित वोट बैंक है और जो मायावती हैं वो किसी भी तरीके की कोई रजामंदी उनके साथ आपस में नहीं बन पाती, तो इसी वजह से शायद ये सोच करके उनकी अनदेखी की गई, उनको बुलाया नहीं गया। लेकिन ये लगभग असंभव है कि कोई भी चुनाव, आप चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, उसमें मुसलमान ना हो और दलित ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो आपको इस वीडियो के अंत में सुनवाएंगे। तब तक आप बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, जिससे हमें मजबूत होने में मदद मिले। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाते जाते वीडियो ज़रूर देखिएगा ओवैसी का। कि हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है, इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी को, उस मीटिंग में नीतीश कुमार है जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। जब गोधरा का वाकया हुआ तो नीतीश कुमार तो रेल मंत्री थे ना। जब गुजरात में जेनोसाइड और प्रोग्राम हो रहा था, जब नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ थे। आप अगर ये एजेंडा आपका है कि हम सिर्फ मोदी को हराएंगे या बीजेपी को हराएंगे, तो फिर आपका एजेंडा क्या है बताइए। चलिए, कांग्रेस पार्टी ने तो यूएपीए का जब अमेंडमेंट अमित शाह लाए थे 2019 में, उन्हें सपोर्ट किया उसको। और जो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि these political leaders have arrogated themselves this right to who to call secular and who to call communal। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एनसीपी में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन गए। क्या आपका क्या है उसमें बताइए? कौन सा एजेंडा है आपका? क्या करेंगे आप बताइए? आपके बिहार में नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट में एक 100 साला मदरसे को जला दिया गया। आप वहां पर नहीं जाते, देश के पूरे लोगों को बुलाते हैं वहां पर, अपोजिशन लीडर्स को। आप
इस अपोजिशन मीटिंग को कैसे देखते हैं सर? 16 अपोजिशन पार्टीज इस मीटिंग में शामिल हुई, करीब करीब 130-135 लोकसभा सीट का ये पार्टियां नेतृत्व करती हैं या इनके सांसद ये कंटेस्ट करते हैं, इनके सांसद होते हैं। कैसे देखते हैं इस मीटिंग को? 2014 के लिए कितना इम्पोर्टेंट? नहीं, सुनिए, हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, हम भी नहीं चाहते, हमारी भी कोशिश होगी। मगर आप इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस बोलती कि नहीं हम सबसे आगे रहेंगे, नीतीश कुमार ख्वाब देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, दूसरे लोग सब अपने अपने ख्वाबों को देख रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। आपने तो किया ना, आप जब गोधरा के वक्त आप रेलवे मंत्री थे, गुजरात जलता रहा, आप बीजेपी के साथ थे, फिर आप मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार साहब, फिर महागठबंधन बनाया, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर आप चले गए, फिर आप वापिस आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो 370 में बीजेपी को ओपन सपोर्ट करे, आज रो रहे हैं पूरे देश में कि बीजेपी ने ऑर्डिनेंस जारी करके मेरे इख्तियारात छीन लिए। आप तो 370 का सपोर्ट करे थे। आप बात करते हैं कम्युनल सेकुलरिज्म की और वहां पर शिवसेना के साथ आप अलायंस करके मुख्यमंत्री बनाते हैं उनको, उद्धव ठाकरे को, और शिवसेना वहां पर है। ममता बनर्जी है जो कहती है कि मेरा गोत्रा सबसे बड़ा है, आप कम्युनलिज्म से मुकाबला करेंगे इस तरह से? नहीं, हमको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम सच्चाई को बयान करते हैं, और वहां पर ये जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता वहां पर हैं, ये 3 चीजों को नहीं चाहते कि इंक्लूडिंग बीजेपी, कि मुस्लिम, दलित और आदिवासियों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो।